Good morning, my dear friends. How are you? Okay. देखिए, आज हम कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो चुका है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वह है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज में कला त्रिभुज कहते किसे हैं, उसमें कितने कोण कितनी भुजा, कोणों का योगफल क्या है, सर्वागसम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मतलब सर्वागसम आकृतियां, समरूप आकृतियां ये क्या होती हैं, समरूप त्रिभुज क्या होता है, समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है और थल्स प्रमेय। इस पर 2-4 प्रमेय अन्य होंगे। तो इस पर अभी हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर नहीं चलेंगे, हम ना कोई डायरेक्ट फार्मूला इस पर है। पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं त्रिभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें केवल 3 भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। इसमें सदैव 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है तो उसकी भुजा AB कैपिटल लेटर में लिखेंगे, AB, BC और CA, और इसका कोण ABC, BAC और कोण ACB होगा, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C। हम प्राय बता चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के कोण को लिखना होता है तो ये 2 बॉडीगार्ड लेकर चलता है। इसके दाएं और बाएं 2 अंग्रेजी के अक्षर होंगे और बीच में मुख्य अक्षर जो होगा उसी पर कोण बनेगा। जैसे कोई त्रिभुज ABC है और बिंदु B पर 45 अंश का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर 45 अंश। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हुआ त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता। 180 अंश को हम पाई बोलते हैं। अश्विक पद्धति में पाई का मान 180 अंश और वृत्तीय पद्धति में पाई का मान 22/7 होता है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो बताएंगे। अब त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज का प्रकार यहाँ पर गणितज्ञों ने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर दर्शाया। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का। भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, यानी बराबर न हो, असमान हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु, समद्वय, सम माने समान, द्वय माने 2, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान होती हैं उसके कोण भी तरह समान होते हैं। अगर 2 भुजा समान तो 2 कोण भी समान। और समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीनों भुजा बराबर होगी उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तो ये तो हुआ भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके कोई 2 कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे।
ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, लेकिन 90 से अधिक नहीं कि 180 से ज्यादा हो जाए। तो इस प्रकार ये तो हुआ तुम्हारा त्रिभुज की आकृतियों के बारे में। अब इनकी आकृतियां देखिए। एक आकृति होता है सर्वागशम, एक होता है समरूप। सर्वागशम समरूप को प्राय एक ही लेकर चला जाता है, लेकिन अंतर क्या है? थोड़ा अंतर है। सर्वागशम क्या होता है? ऐसी आकृति, ज्यामितीय आकृति जिसे बनाया जाए उसका आकार भी समान हो और माप भी समान हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो एक भुजा तो वो भी 4 हो, मतलब आकार भी समान और माप भी समान, तो उसे कहेंगे सर्वागशम त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज सर्वागशम आकृति कहेंगे। और समरूप आकृति किसे कहेंगे? अब आकृति में सब आ जाएगा। आकृति तुम्हारा त्रिभुजाकार भी होगा, वर्गाकार भी होगा, वृत्ताकार भी होगा, कोई भी आकृति लेने से हम आकृति शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। अब समरूप आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो समान हो परंतु उसके माप समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। इसलिए हम समरूप आकृति को सर्वागशम आकृति भी कहते हैं, लेकिन सर्वागशम को हम समरूप नहीं कहेंगे। समरूप को सर्वागशम कह सकते हैं। तो इस प्रकार तो समरूप को, समरूप में क्या है? आकृतियां, ध्यान दें, समरूप में आकार समान परंतु माप समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। और सर्वागशम त्रिभुज में क्या होता है? आकार समान हो, माप भी समान हो, तो इसलिए सर्वागशम त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। सर्वागशम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, परंतु समरूप त्रिभुज को सर्वागशम त्रिभुज नहीं कह सकते। इसलिए प्रायः सर्वागशम आया तो उसे हम समरूप कह देते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इक्विलिटरी। इक्विलिटरी, दो बराबर खींचते हैं और एक बराबर नीचे टोंगा मार देते हैं। तो अब आता है आकृति बाद बहुभुज आता है। बहुभुज माने 3 भुजा, 4 भुजा, कोई भी भुजा। तो भुजा में क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिनका आकार समान हो, माप भी समान हो, उस सर्वागशम बहुभुज। अगर माप समान भी हो, असमान भी हो, तो समरूप बहुभुज। अब सर्वागशम त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका आकार तो बिल्कुल समान हो, यानी भुजा का माप और संगत कोण आपस में बराबर हो। जब भुजा और संगत कोण बराबर होंगे तभी उसका माप और आकार समान हो। देखिए यहां पर त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, देखते हैं, लिखते रहिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाले सभी लोग। त्रिभुज हम पढ़ देते हैं कि जो हमने अभी लेक्चर दिया वो सारा यहाँ पर नोट है। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज ABC है, ABC, भुजा बराबर होगा AB कामा BC कामा CA, कोण बराबर होगा कोण ABC कामा कोण BCA कामा कोण ACB। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB बराबर 180। इसे अकेला भी लिख सकते हैं, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। ठीक, इसको हम भुजा को, इसको जैसे ये सामने भुजा ये है, तो इस भुजा को इस्तेमाल लिए, इस भुजा को इस्तेमाल भी, इस भुजा को इस्तेमाल C से भी निरूपित कर सकते हैं। चाहे तो नहीं AB लिखें
तो उसके सामने वाली भुजा ये, अगर शीर्ष कोण ये है तो बीसी को इस्तेमाल ये से लिखेंगे, शीर्ष कोण बी है इसके सामने वाले भुजा एसी को बी लिखेंगे, यहाँ सी है सामने वाले कोण एबी को सी से लिखेंगे। अब सर्वागसम आकृतियां, दो आकृतियां जिनके आकार व माप समान हो सर्वागसम आकृतियां कहते हैं। मतलब आकार भी और माप दोनों समान, और समरूप में क्या होता है, दो आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है यदि उनके आकार तो समान हो परंतु माप समान हो या असमान। यानी सर्वागसम समरूप हो सकता है क्योंकि माप यहाँ समान है, समान होगा तब भी, असमान होगा तब भी समरूप कहलाएंगे। अब समरूप बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, यानी 3 भुजा इसमें तो 3 उसमें, 4 इसमें तो 4 उसमें, उनके संगत कोण समान हो, ठीक, और उनकी भुजाओं की माप एक ही अनुपात में हो। मतलब अगर कोई दो भुजा है इस तरीके से, इसका अर्थ ये हुआ, मान लो कोई आकृति है ये ABC, ये मान लो है PQR, AB बटा ई अनुपात PQ बराबर AC बटा ई अनुपात PR बराबर BC बटा किसके QR। यानी अगर इसका मान रखे 1/2 आए तो ये 1/2, ये 1/2 आना चाहिए, यानी कि भुजाओं की माप एक ही अनुपात में हो, ठीक। तो समरूप बहुभुज। अब आइए समरूप त्रिभुज, वही चीज ये सारा में फॉलो हो समरूप त्रिभुज में। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण समान हो। यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, कोण ए बराबर कोण पी के। यानी ये कोण बराबर हो इसके, ये कोण बराबर हो इसके, और ये कोण बराबर हो इसके, तब ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से फिर आता है समान कोणीय त्रिभुज, हेडिंग डाल लीजिए। दो त्रिभुज समान कोणीय कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, यानी खाली ये कोण इसके हो, यह कोण इसके हो, यह कोण इसके हो, तो कहलाएंगे क्या, समान कोणीय। तो ये चीज तुम्हारा हुआ। अब आता है थेल्स, थेल्स में इस त्रिभुजों पर एक प्रमेय दिया, तो थेल्स का प्रमेय हम दिखा देते हैं, उसका हम प्रूफ समझा देंगे। तो हेडिंग डालिए थेल्स का प्रमेय, थेल्स हेडिंग डालिए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय हेडिंग डालें। तो थेल्स का प्रमेय है क्या, कोई एक त्रिभुज ABC है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक त्रिभुज ABC है। चित्र में देखिए, यहां पर एक कोई त्रिभुज ABC है, इस BC के समानांतर एक रेखा DE खींची जाए, एक रेखा D खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं पर प्रक्षेप करेगी, AB को D पर और AC को E पर। तो इनका जो अनुपात होगा वो दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस तरह से यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा AB और AC भिन्न भिन्न बिंदुओं पर D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी DE खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं,
यानी ये और ये है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये तुम्हारा थेल्स का प्रमेय है। देख ले ध्यान से, ये परीक्षा में प्रूफ करने के लिए दिया जाता है कि थेल्स प्रमेय क्या है, इसको लिखो और सिद्ध करो। या केवल यही आ गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC के। इसको सिद्ध करो। या कैसे बुरा कर लेते हैं तो कहते हैं सिद्ध कीजिए AD इंटू AE बराबर DB इंटू AE इंटू EC कर लीजिएगा। यहाँ पर AE अपान EC, AE अपान EC। देखिए इसका हम प्रूफ समझाए देते हैं। ध्यान से देखिएगा चित्र में। चित्र में हमने किया क्या है, B और C को क्रमशः E और D से मिला दिया है। यानी B को E से मिला दो और C को D से मिला दें। फिर बिंदु D और E से क्रमशः भुजा AD और यही पर लंब डाला गया है, और ये लंब क्या है, LE और DM, ये लंब है। तो फिर देखें ऊपर की तरफ होता है डिस्कस करना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार लिया गया है कि DE समांतर BC के समानांतर का निशान जानते हैं, उल्टा DE समानांतर ABC और इक्विलिटरी B बराबर, और ये समरूप का निशान है, ये समरूप का, ये समांतर का। तो इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, हम समझाए देते हैं और किताब से देख के लिख लीजिएगा या अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, दिक्कत होगी तो किताब में देख लेना। तो एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू BC, यानी DE समांतर BC, तथा जो DE है वो AB और AC को D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC के। अभी हमने बताया कि BE और CD को मिलाया गया है तथा EL परपेंडिकुलर टू AB, उल्टा T बना दो, उसे लंबवत कहते हैं कि EL लंबवत है AB के और DM लंबवत है AC के। यानी AC और AB पर क्रमशः वो दो लंब डाले गए हैं, EL और DM। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें ATE का। जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ऊपर देखिए, ये ATE त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो त्रिभुज ATE का क्षेत्रफल होगा तो 1/2 गुणे आधार, आधार है AT गुणे ऊंचाई है EL, वही लंब डालो चाहे ऊंचाई का हो। ऐसे त्रिभुज दूसरे वाले का निकालेंगे, कौन सा, DBE का। DB देखिए चित्र में, DBE, ये DBE त्रिभुज पतला सा, इसका क्षेत्रफल वही 1/2 गुणे DB गुणे EL के। दोनों को भाग कर दें, ऊपर समीकरण 1 डाल दो, नीचे समीकरण 2 डाल दीजिए। तो त्रिभुज ATE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AT गुणे EL बटा 1/2 गुणे DB गुणे EL। 1/2 कट गया, EL कट गया, बचा क्या, AD बटा DB। अब आइए त्रिभुज ATE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ATE का क्षेत्रफल कहिए चाहे त्रिभुज AET का कीजिए, बात एक ही है, वही चीज हो जाएगा, 1/2 गुणे AE गुणे DM हो जाएगा। त्रिभुज ATE देख ही रहे हो कहाँ पर है, ये TE, ये DE वाला, थोड़ा इससे ऊपर, ये DE वाला। तो 1/2 गुणे AE गुणे DM। इसी प्रकार त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल दें, पतला वाला इधर है ECD, सेम प्रोसेस, 1/2 गुणे AC गुणे DM। यहाँ भी भाग कर दो भैया, 1/2 कट जाएगा, DM कट गया, AE बटा AC कट गया। अब चूंकि जानते हैं त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ACD
का आधार DE है, दोनों का आधार DE है और समांतर रेखाएं इनकी BC और DE के बीच में स्थित है, इसे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी त्रिभुज DB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ऊपर समीकरण से हम कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC के प्रूफ। ठीक, तो इसको अपने मन से कुछ है नहीं, इसको लिख ले, फिर इस चित्र की सहायता से रख कर स्वयं सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद किताब में देखेंगे, फिर कहीं चूक होगी सही करके तब शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमेय दो थेल्स प्रमेय का विलोम है, उल्टा चीज है। क्या है कि अगर AD बटा DB बराबर AE बटा BC हो जाए तो यही समांतर BC के है, D समांतर BC के है, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, और हम कल इस पर बताएंगे उपप्रमेय है 1 2 3 4 5 6 7। इस उपप्रमेय को हम दो प्रमेय सिद्ध कराते हुए चलेंगे और इसी प्रमेय पर भैया तुम्हारा सवाल लगेगा, जान लीजिएगा। और कोई सूत्र नहीं है, जो तुम्हारी इसकी प्रश्नावली लगेगी वह प्रश्नावली इन पर बेस्ड होगा। इसका अपोजिट प्रमेय, मतलब अगर ये बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए ये चीज। अभी तक हमने क्या सिद्ध किया, अगर ये है तो सिद्ध करो ये। अब क्या कहेगा, विलोम में क्या कह रहा है, ये है तो सिद्ध करो ये, दूसरा इसका देख लीजिएगा। इसके उपप्रमेय भी आगे दिए हैं, कई उपप्रमेय हैं, तो तुम्हारे किस्म के फार्मूला हैं, उसी पर प्रश्नावली लगेगा। तो दो प्रमेय हम रोज सिद्ध कराते रहेंगे। अगर ये प्रमेय आराम से सिद्ध कर ले गए तो प्रश्नावली आराम से लग जाएगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बस अब आज इतना सा ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।